आज का हमारा वीडियो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध की प्रकृति के संबंध में। इसके अंदर हम प्रबंध की प्रकृति को विज्ञान, कला तथा पेशे के रूप में जानेंगे। साथ ही साथ प्रबंध को बहुविधा के रूप में तथा इसकी सार्वभौमिकता को भी समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्रबंध की प्रकृति। देखिए, प्रबंध की प्रकृति को समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने, विभिन्न प्रबंध विशेषज्ञों ने अलग अलग प्रकार से विभाजित किया है। जैसे पहले प्रबंध को केवल कला के रूप में माना जाता था, वहीं आज इसे कला एवं विज्ञान दोनों के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार जहां पहले प्रबंध एक गैर पेशेवर प्रक्रिया के रूप में मानी जाती थी, वहीं आज यह एक पेशेवर रूप में अपनाई गई प्रक्रिया है। इस अध्याय में हम प्रबंध को बहुविधा के रूप में, प्रबंध को पेशे के रूप में, प्रबंध को विज्ञान एवं कला के रूप में तथा प्रबंध की सार्वभौमिकता को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रबंध बहुविधा के रूप में। प्रबंध बहुविधा, बहुविधा का अर्थ होता है एक से अधिक ज्ञान शास्त्र का होना। जैसे हम कहते हैं ना सब्जेक्ट, इसी को कहा जाता है विधा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा ये मिसप्रिंट हुआ भी है, विद्या लिखा भी है। तो जैसे मैंने पहले ही आपको कहा था, हिंदी में जो मिस्टेक है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप अपने नोट्स बनाएंगे उसके अंदर उसमें सुधार करेंगे। तो प्रबंध बहुविधा के रूप में, वैसे तो ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक विधा कहलाती है, एक विषय कहलाता है, और प्रबंध अपना आप में एक पूर्ण विधा है। परंतु प्रबंध के अंतर्गत अनेक विधाओं को शामिल किया जाता है, इसीलिए इसे बहुविधा के रूप में भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रबंध के विकास में अनेक विधाओं का योगदान होता है, जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनैतिक विज्ञान, इतिहास, व्यवहार विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र इत्यादि। सबसे पहले हम लेते हैं प्रबंध को भौतिक विज्ञान के रूप में। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान में कुछ निश्चित नियम एवं सिद्धांतों का पालन किया जाता है, उसी प्रकार प्रबंध के अंतर्गत भी निर्धारित नियम एवं सिद्धांतों को अपनाया जाता है। इसीलिए हम इसे भौतिक विज्ञान के रूप में अपना सकते हैं। बात करते हैं जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान यानी कि जंतु विज्ञान। मनुष्य एक प्राणी है तथा उसका व्यवहार अलग अलग प्रकार का हो सकता है, तो उससे प्रबंध कार्य करवाने हेतु या मनुष्य द्वारा किया जाने वाला प्रबंध भी पृथक पृथक होगा। इसे समझने के लिए हमें जीव विज्ञान को समझना आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध में जीव विज्ञान के तत्व भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आधुनिक प्रबंध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, इसीलिए यह विषय भी प्रबंध के तत्वों में सम्मिलित होता है। अगला आता है सामाजिक विज्ञान। जैसा पहले कई बार हम पढ़ चुके हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के साधनों से समाज के लिए ही वह कार्य करता है। अतः सामाजिक विज्ञान को भी यहाँ समझना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र के लिए समझते हैं हम अर्थशास्त्र क्या होता है। देखिए, किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण उसकी आवश्यकता तथा पूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रबंध के अंतर्गत भी उत्पादन, प्रक्रिया, वस्तुओं का मूल्य आदि अनेक कार्य किए जाते हैं, जिसके कारण इसे अर्थशास्त्र के रूप में भी स्वीकारा जा सकता है। फिर बारी आती है राजनीतिक विज्ञान की। राजनीतिक विज्ञान, देखिए, राजनीति किसी भी कार्य को सही तरीके से कराने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। राजनीति विज्ञान को समझने के लिए हमें गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति अपने चातुर्य का प्रयोग करते हुए अपने सभी काम को समय पर पूरा करवा लेता है, यही राजनीति विज्ञान कहलाता है। प्रबंध के अंतर्गत प्रबंधक को भी राजनीतिक कौशल आना आवश्यक है, अन्यथा वह अपने कार्य को सही प्रकार से नहीं कर पाएगा। अगला पॉइंट आता है इतिहास का। देखिए, इतिहास के लिए कुछ लोगों का कहना है कि प्रबंध में इतिहास की कोई भूमिका नहीं होती है, परंतु वास्तविकता रूप में देखा जाए तो इतिहास प्रबंध का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रबंध में नियंत्रण कार्य करते समय हमें भूतकाल में की गई गलतियों तथा कार्यों को ध्यान में रखना होता है, और इतिहास का अर्थ भी भूतकाल की क्रियाओं से ही होता है। अतः हम कह सकते हैं प्रबंध में इतिहास को भी सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट हम लेंगे व्यवहार विज्ञान एवं मनोविज्ञान। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग होता है, अतः प्रबंधक को उसे कार्य कराने के लिए उसके व्यवहार का ज्ञान होना आवश्यक है। यहीं उसकी मानसिक दशा भी एक प्रबंधक ध्यान में रखता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यवहार विज्ञान एवं मनोविज्ञान भी प्रबंध का हिस्सा हैं। नेक्स्ट आता है समाजशास्त्र। जैसा ऊपर आ चुका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के विभिन्न पक्षों को संतुष्ट करने के लिए एक प्रबंधक को समाजशास्त्र का ज्ञान भी भली भांति होना चाहिए। अंत में आता है मानवशास्त्र। मानवशास्त्र में एक प्रबंधक को संस्था के स्वामी, कर्मचारी, ग्राहक, निवेशक, पूर्तिकर्ता, लेनदार आदि सभी के बारे में अध्ययन करना आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि मानवशास्त्र को भी प्रबंध में शामिल किया जाता है। तो जैसा कि हमने अध्ययन किया, प्रबंध की प्रक्रिया में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, व्यवहार विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र व मानवशास्त्र के तत्व सम्मिलित होते हैं। अतः हम इसे बहुविधा के रूप में अपना सकते हैं। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में। वैसे ये एक ही हेडिंग है, परंतु हम दोनों विषय को अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहले हम समझेंगे कि क्या प्रबंध विज्ञान के रूप में है, उसके पश्चात हम प्रबंध को कला के रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रबंध विज्ञान के रूप में। विज्ञान, सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान होता क्या है। देखिए, विज्ञान का अर्थ निश्चित नियम व सिद्धांतों का पालन करने से है, जिसमें निम्न गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला है सार्वभौमिकता, सेकंड प्रयोगों पर आधारित, तीसरा कारण व परिणाम में संबंध स्थापित करना। यदि हम प्रबंध की बात करें
तो प्रबंध भी एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, परंतु यह सभी जगह समान रूप से लागू नहीं होती, अतः प्रबंध में सार्वभौमिकता का गुण नहीं कहा जाता। सेकंड, जैसा कि हमने पढ़ा विज्ञान प्रयोगों पर आधारित होता है, तो प्रबंध भी प्रयोगों पर आधारित होता है। हालांकि यह प्रयोग भौतिक शास्त्र के प्रयोगों की भांति नहीं होते, परंतु फिर भी प्रबंध में अनेक प्रकार के प्रयोगों के आधार पर ही सिद्धांतों एवं नियमों को बनाया गया है। अतः इस स्वरूप में हम प्रबंध को विज्ञान के रूप में अपना सकते हैं। थर्ड है कारण व परिणाम में संबंध स्थापित करना। प्रबंध के अंतर्गत भी कारण व परिणाम में संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु यह संबंध सदैव एक प्रकार के प्रकट नहीं होते। फिर भी हम इसे इस रूप में विज्ञान में मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान के अधिकतर गुण प्रबंध में पाए जाते हैं, अतः प्रबंध विज्ञान है। परंतु क्योंकि विज्ञान के सभी गुण प्रबंध में नहीं पाए जाते, अतः इसे पूर्ण विज्ञान के रूप में नहीं माना जा सकता। इसे केवल सरल विज्ञान यानी कि सॉफ्ट साइंस के रूप में हम अपना सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं प्रबंध कला के रूप में। प्रबंध को कला के रूप में समझने के लिए सबसे पहले हमें कला को जानना पड़ेगा। कला का अर्थ विशेष चातुर्य का प्रयोग करने से है, जिसमें निम्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। पहला है व्यक्तिगत ज्ञान का समूह, सेकंड है व्यक्तिगत चातुर्य, थर्ड है व्यवहारिक ज्ञान अथवा अभ्यास पर आधारित। सबसे पहले विशेषता वापस देखते हैं। व्यक्तिगत ज्ञान का समूह। कला व्यक्तिगत ज्ञान का समूह है जिसके लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट है व्यक्तिगत चातुर्य। व्यक्तिगत चातुर्य कला एक व्यक्तिगत चातुर्य पर आधारित प्रक्रिया है। जो व्यक्ति जितनी चतुराई से इसका प्रयोग करेगा, उसके सफल होने की संभावनाएं उतनी ही अधिक होती है। तीसरा व्यवहारिक ज्ञान एवं अभ्यास पर आधारित। व्यवहारिक ज्ञान कला का कार्य करते समय या कलात्मक कार्य करते समय व्यक्ति का व्यवहारिक ज्ञान तथा निरंतर उस प्रक्रिया को करने से उसके अभ्यास ही परिणामों पर आधारित होते हैं। अर्थात एक व्यक्ति एक कार्य को जितना अधिक बार दोहराएगा, वह उसमें उतना ही निपुण होता जाएगा। अब देखते हैं क्या प्रबंध में यह गुण पाए जाते हैं। व्यक्तिगत ज्ञान का समूह। हाँ, प्रबंध में भी एक विस्तृत ज्ञान का समूह है और अनेक सिद्धांत एवं नियम, अनेक पुस्तकें इस विषय में लिखी जा चुकी है। अतः इस रूप में हम प्रबंध को कला के रूप में अपना सकते हैं। व्यक्तिगत चातुर्य। संगठन की सफलता प्रबंधक के व्यक्तिगत चातुर्य पर निर्भर करती है। यदि एक प्रबंधक अपनी चतुराई का प्रयोग करते समय कार्य करता है, तो वह सदैव अच्छे परिणाम ही संस्था को देगा। तीसरा है व्यवहारिक ज्ञान या अभ्यास पर आधारित। तो यह गुण भी प्रबंध में पाया जाता है। एक प्रबंधक जैसे जैसे कार्य करता जाता है, उसके कार्य प्रणाली में वैसे ही सुधार भी आता जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध पूर्ण रूप से कला है, क्योंकि कला के सभी गुण प्रबंध में पाए जाते हैं। तो
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों हैं, परंतु यह पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है। यह एक व्यवहारिक विज्ञान या सरल विज्ञान है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, प्रबंध पेशे के रूप में। सेम उसी तरह से अध्ययन करेंगे। प्रबंध को पेशे के रूप में समझने से पहले हम पेशे को समझेंगे। पेशा एक ऐसा सेवा क्षेत्र है जिसके लिए व्यवस्थित ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें एक अधिकृत शिक्षा ग्रहण करके पेशेवर संगठन की सदस्यता लेनी होती है तथा उसके नियमों का पालन करना होता है। इसके गुण देखिए, सबसे पहला है व्यवस्थित ज्ञान का समूह। पेशे एक व्यवस्थित ज्ञान का समूह होता है तथा प्रबंध भी विशिष्ट ज्ञान पर आधारित होता है, परंतु प्रबंधक के लिए यह विशिष्ट ज्ञान अर्जित करना आवश्यक नहीं है। अतः हम इस क्षेत्र में प्रबंध को पेशेवर मान भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन एक प्रबंधक में विशिष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। अतः मैं कहूँगा कि इस दृष्टिकोण से हमें प्रबंध को पेशा मानना चाहिए। सेकंड है पेशेवर संगठन। देखिए, एक पेशेवर व्यक्ति जैसे सीए, सीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, यह विशिष्ट ज्ञान अर्जित करने के पश्चात किसी निर्धारित पेशेवर संगठन की सदस्यता भी लेते हैं। जैसे सीए आईसीएआई इंस्टीट्यूट की सदस्यता लेता है, सीएस आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, डॉक्टर बार काउंसिल की डॉक्टर मेडिकल काउंसिल की सदस्यता लेते हैं, वकील बार काउंसिल की सदस्यता लेते हैं। इसी प्रकार पेशे में भी, माफ़ कीजिएगा, प्रबंध में भी अनेक पेशेवर संगठन विद्यमान हैं, परंतु किसी भी प्रबंधक के लिए इसकी सदस्यता लेना अनिवार्य नहीं है। अतः इस रूप से हम प्रबंध को पेशा नहीं कह सकते। नेक्स्ट है नैतिक आचार संहिता। देखिए, पेशेवर व्यक्ति को पेशेवर संगठन द्वारा बनाई गई या निर्धारित किए गए नैतिक आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। परंतु यदि हम प्रबंधक की बात करें तो उसे पेशेवर संगठन की सदस्यता लेना ही अनिवार्य नहीं होता, तो उनके नियमों का पालन करना अनिवार्य कैसे हो सकता है? अतः इस रूप में भी हम प्रबंधक को पेशेवर व्यक्ति नहीं कह सकते, प्रबंध को पेशे के रूप में नहीं अपना सकते। नेक्स्ट पॉइंट है सेवा उद्देश्य। देखिए, एक पेशेवर व्यक्ति का प्रथम उद्देश्य सेवा प्रदान करना होता है। जैसे डॉक्टर का कर्तव्य है कि वह अपने मरीज की जान बचाए या उसका सही इलाज करे। वकील का कार्य होता है कि वह अपने कस्टमर या क्लाइंट का केस पूरी ईमानदारी से लड़े। सीए का काम होता है कि वह अपने क्लाइंट के खातों की सावधानीपूर्वक जांच करे तथा त्रुटियों को प्रकट करे। भले ही अपनी इन सेवाओं के बदले वह निर्धारित शुल्क क्यों ना वसूल करते हो, फिर भी उनका प्रमुख कार्य सेवा प्रदान करना ही होता है। यदि हम बात करें प्रबंधक की, तो प्रबंधक का भी मुख्य कार्य सेवा प्रदान करना ही होता है। उसका प्रयत्न सदैव रहता है कि संगठन के विभिन्न घटक उसकी सेवाएं प्राप्त करते रहें तथा संगठन के लाभों में निरंतर वृद्धि होती रहे। भले ही वह इसके लिए
निर्धारित शुल्क, वेतन, कमीशन, बोनस या किसी अन्य रूप से प्राप्त करता हो। अतः इस बिंदु से हम प्रबंध को पेशे में अपना सकते हैं। यदि हम बात करें निष्कर्ष की, तो पेशे के कुछ गुण प्रबंध में पाए जाते हैं, परंतु सभी गुण प्रबंध में नहीं पाए जाते। अतः प्रबंध को पूर्ण रूप से पेशा नहीं कह सकते। हालांकि भविष्य में यह पेशे का रूप लेता जा रहा है। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है प्रबंध की सार्वभौमिकता। प्रबंध की सार्वभौमिकता की बात करें तो पहले हमें पता होना चाहिए सार्वभौमिकता क्या है। सार्वभौमिकता का सामान्य अर्थ है किसी ज्ञान का सर्वत्र यानी कि सभी जगह समान रूप से लागू होना। यदि बात करें प्रबंध की, तो प्रबंध के संबंध में इस विषय में दो विचारधाराएं हैं। पहली है पक्ष में तथा दूसरी विपक्ष में। पहले हम पढ़ते हैं पक्ष में। तो अगर हम बात करें पक्ष में, तो प्रबंधकीय प्रक्रिया, देखिए प्रबंध की प्रक्रिया क्या होती है। प्रबंध की प्रक्रिया में नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण का समावेश होता है। और प्रबंध की यह प्रक्रिया सभी देशों, सभी स्थानों, सभी संस्कृतियों, सभी संगठनों में समान रूप से लागू होती है। अतः इस रूप से हम प्रबंध को सार्वभौमिक प्रक्रिया मान सकते हैं। यही बात करें प्रबंध के सिद्धांतों की, तो प्रबंध के सिद्धांतों के अंतर्गत कहा गया है कि प्रबंध के सिद्धांत भी सभी जगह, सभी स्थान, सभी देश, सभी संस्कृति में अपनाए जाते हैं, परंतु यह सिद्धांत सभी देश, सभी संगठन, सभी दशाओं, संस्कृतियों, परिस्थितियों, रीति रिवाज में समान रूप से लागू नहीं होते। देखिए सिद्धांत अपनाए हर जगह जाते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत जो हैं वह सभी जगह समान रूप से लागू नहीं होते। यह विपक्ष की अवधारणा है। तो हम कह सकते हैं प्रबंध के पक्ष में कि प्रबंध की प्रक्रिया जो है वह प्रबंध की सार्वभौमिकता को दर्शाती है। प्रबंध के सिद्धांत भी सार्वभौमिकता को दर्शाते हैं, लेकिन विपक्ष के अंदर हम कहेंगे कि प्रबंध के सिद्धांत सभी जगह समान रूप से लागू नहीं होते। अतः यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने स्टूडेंटों को मैं बोलना चाहूँगा कि आपका पहला अध्याय जो है यहाँ समाप्त हो गया है। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे प्रबंधकीय प्रक्रिया के बारे में। प्रबंधकीय प्रक्रिया या प्रबंध के कार्य जो हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रबंधकीय प्रक्रिया की विशेषता क्या होती है, प्रबंधकीय कार्य कौन कौन से होते हैं, प्रबंध के स्तर कौन कौन से होते हैं और एक प्रबंधक की क्या क्या भूमिका है, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।